हेलो बच्चों। जैसे कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल का जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट वो स्टार्ट किया था। तो उसमें कुछ इंट्रोडक्शंस करवाया था चैप्टर से रिलेटेड कि कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था और किस किस प्रॉपर्टीज पे अरेंज किया था। तो जैसे आपने देखा था लास्ट लेक्चर में कि डोबेराइनर-ट्रेट्स लॉ जो था वो तीन तीन एलिमेंट्स का एक ट्रेट्स बनाया था और फिर उसको एटॉमिक मास पे अरेंज किया था। तो बट इस लॉ की लिमिटेशंस आई हुई थी। कल की क्लास में आपने देखा था कि लिमिटेशन ये थी कि ये ओनली अप्लीकेबल था दीज ट्रेट्स, जो ये तीन तीन एलिमेंट के सेट बनाई गई थी ना, इसी के लिए अप्लीकेबल था, बाकी अदर के लिए अप्लीकेबल ही नहीं। दूसरी एक और बात थी कि जो हायर एलिमेंट्स हैं उनके लिए भी ये अप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए इसे लिमिट कर दिया। तो इनके बाद नेक्स्ट है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। पहले में था बच्चों ट्राइड्स, ट्राई की मीनिंग होती थी तीन, और ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स मतलब है 8, इसकी मीनिंग है 8। तो ये जो पीरियोडिक टेबल दिया था किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। ये बात है बच्चों 1864 की, 1864 की, और किसने दिया था? न्यूलैंड ने, न्यूलैंड ने। हम यूं कह सकते हैं दिस पीरियोडिक टेबल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यूलैंड इन 1864 अकॉर्डिंग टू हिम। देखो बच्चों इसमें क्या हुआ था, इन्होंने बताया था म्यूजिकल नोट्स के बारे में। म्यूजिकल नोट्स कितने होते हैं? 7। आपने पढ़ा होगा सा रे गा मा पा दा नी सा। तो ये जो म्यूजिकल नोट्स पे अरेंज किया था, तो इनका भी जो बेसिक प्रॉपर्टीज था, बेसिक जो प्रॉपर्टीज थी वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, इन्होंने भी एटॉमिक मास पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया था। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज कर दिया था। उन्होंने तीन तीन एलिमेंट का सेट बनाया था। इन्होंने क्या किया? 8 ऑक्टेव्स है तो 8। तो पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं पता है? देखो पीरियोडिक फंक्शन की मीनिंग होती है जब एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सिमिलर प्रॉपर्टी जब रिपीट हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। जैसे आपने नोटिस किया होगा क्लास में जो बच्चे बैठते हैं तो उनको जो बिठाया जाता है या तो रोल नंबर वाइज या नहीं तो अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। या कई एक बार ऐसा होता है जो बच्चा पहले आया वो आगे बैठ गया, जो बाद में आया वो पीछे बैठ गया, तो कुछ ना कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं। ठीक इसी तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए न्यूलैंड ने जो बेसिक पॉइंट्स लिया था वो एटॉमिक मास का लिया था। तो पीरियोडिक फंक्शन जो होगी इसमें क्या होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास। तो इसमें क्या है, हम यूं कह सकते हैं व्हेन एलिमेंट्स आर arrange in increasing order of atomic mass, then similar elements are repeated at regular interval is known as periodic function। इसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो बच्चों ये पीरियोडिक फंक्शन की बात थी। तो पीरियोडिक फंक्शन जो न्यूलैंड का था वो एटॉमिक मास था। तो न्यूलैंड ने क्या किया था, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया था according to Newlands, when elements are arranged in increasing order of एटॉमिक मास, यही जो बेसिक पॉइंट है जिस पॉइंट्स को बेस मान के इन्होंने अरेंज किया था वो एटॉमिक मास था।
तो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन सिमिलर एलिमेंट्स are repeated. Similar elements are repeated. It means properties of first element. Properties of first elements are similar to properties of eighth elements, like as म्यूजिकल नोट्स। जो म्यूजिकल नोट्स है ना, सारे गामा पादा नी सा, उसके अकॉर्डिंग जो है अरेंज किया गया था। तो म्यूजिकल नोट्स में कुछ इस तरह से बच्चों, जैसे ये है सा, ये है रे, ये है गा, मा, पा, दा, नी। अब इनके बाद जो है बच्चों आता है वो फिर से सा। देखिए जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब नी के बाद दोबारा फिर सा आ जाएगा, तो मतलब सा मैच कर रहा है ना, पहला किससे मैच कर रहा है, 8वें से मैच कर रहा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट जो है मैच करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ 8th से। तो जैसे म्यूजिकल नोट्स में पहला 8वें से मैच कर रहा है, उसी तरह से एलिमेंट्स भी मैच करेगा। जैसे ये है लिथियम, इनके बाद ये है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, फ्लोरीन के बाद फिर है आना चाहिए नियोन, बट उस टाइम में नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। तो फ्लोरीन के बाद फिर नियोन, नियोन के बाद फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर क्लोरीन के बाद आता है आर्गन, बट नोबल गैस था ही नहीं उस टाइम, तो क्लोरीन की जगह फिर आर्गन, आर्गन की जगह पोटासियम, फिर कैल्शियम। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज लिथियम की प्रॉपर्टीज है वो सोडियम से मैच कर रहा है, और सोडियम की प्रॉपर्टीज पोटासियम से मैच कर रहा है, और ये एक ही कॉलम में है। अब जो है लिथियम, सोडियम, पोटासियम तीनों की प्रॉपर्टीज सेम है, तीनों की वैलेंसी क्या है, +1 है। तो मतलब प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है। जैसे इसमें सा से मैच कर रहा था, इसी तरह से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज है सेम है। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की है। इसी तरह से बोरोन, एल्यूमिनियम है। फिर कार्बन, ये सिलिकॉन है। नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस है। ऑक्सीजन, सल्फर है। और फ्लोरीन, क्लोरीन है। तो ये न्यूलैंड ने जो बताया था, क्या बताया था कि हर एक पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट से मैच करेगा। जिस तरह से म्यूजिकल नोट्स में है उसी तरह से ये भी है। तो ये है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो बच्चों ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। इसमें क्या है कि पहले की प्रॉपर्टीज 8वें से मैच कर रही है। तो अब बट ये लॉ जो है ना ज्यादा दिन तक चला नहीं। क्यों नहीं चला? सबसे पहली कंडीशन क्या है कि ये जो है ओनली अप्लीकेबल, इसकी लिमिटेशंस आ गई थी। लिमिटेशंस में क्या, ये जो है ओनली अप्लीकेबल जो था अप टू कैल्शियम तक। हम यूं कह सकते हैं ओनली अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था। और कैल्शियम का मास कितना होता है, 40 होते हैं, है ना। तो कैल्शियम तक अप्लीकेबल था, और कैल्शियम से जब हम हायर एलिमेंट की तरफ जा रहे थे तो उसके लिए अप्लीकेबल ही नहीं था, और प्रॉपर्टी जो 8वें की तरफ मैच नहीं कर रहा था। तो पहली लिमिटेशन तो हम यूं कह सकते हैं
कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। दूसरी बात है, जिस टाइम इन्होंने एलिमेंट्स दिया था तो इसके टाइम में टोटल जो एलिमेंट थे कितने थे, 56। तो केवल 56 एलिमेंट तक फिट था ये। ओनली एप्लीकेबल अप टू 56 एलिमेंट्स, 56 एलिमेंट्स। जिस टाइम इन्होंने दिया था पीरियोडिक टेबल उस टाइम में केवल 56 एलिमेंट थे और 56 एलिमेंट तक ही ठीक था। उनके बाद जो इन फ्यूचर एलिमेंट की खोज होनी थी उसके लिए कोई प्लेस नहीं था टेबल में ताकि उनको फिट किया जाए। फिर इनके बाद जब जो नोबल गैस की खोज हुई थी, तो अगर यहाँ पे नोबल गैस में नियोन आ जाए फिर आर्गन आ जाए तो 8वें की जगह नोमा आ जाएगा, 9th एलिमेंट हो जाएगा। तो नोबल गैस की जब खोज हुई थी तो ये टेबल गलत हो गया था। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट डज नॉट मैच विद 8th एलिमेंट। काउंटिंग ही गलत हो जाएगी क्योंकि बीच में ही तो फिट हो गया, तो इसीलिए ये भी गलती होगी। दूसरी बात, एक और बात थी, जो कोबाल्ट और निकल ये दोनों जो है ना सेम एलिमेंट है, मतलब सेम प्रॉपर्टीज वाले हैं, बट इसके टेबल में अलग अलग रखा गया था कोबाल्ट और निकल को। जब इसको हम अरेंज करेंगे तो ये गलत हो गया था। तो इस तरह से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की लिमिटेशंस आ गई थी। तो हम यूं कह सकते हैं, इट डज नॉट एप्लीकेबल फॉर हायर एलिमेंट, सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज लिमिटेड बाय अदर कलीग्स। तो अब जो है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिमिट होने के बाद नेक्स्ट जो टेबल आई है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। तो मेंडलीव ने क्या किया था, आफ्टर 5 इयर्स, जैसे 1864 में न्यूलैंड्स आया था, आफ्टर 5 इयर्स इन 1869 मेंडलीव की एंट्री हुई पीरियोडिक टेबल में। अब जो है इनके टाइम में कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट्स थे। एप्लीकेबल जो होगा 63 एलिमेंट्स। पहली बात क्या है, इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था किसके बेस पे, एटॉमिक मास के बेस पे। तो हम यूं कह सकते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज आल्सो बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। इट मींस पीरियोडिक फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किनका है, एटॉमिक मास का। ये भी एटॉमिक मास पे ही अरेंज किया था। अब देखो इन्होंने क्या कहा था, जो सेम एलिमेंट्स है उनको इन्होंने क्या किया था, वर्टिकल कॉलम में प्लेस्ड कर दिया था। ये वर्टिकल कॉलम, ये है वर्टिकल कॉलम, और जो वर्टिकल कॉलम है इसका नाम इन्होंने दिया था क्या, ग्रुप। ठीक है, ग्रुप। फिर दूसरी बात है, ये हॉरिजॉन्टल रो, ये हॉरिजॉन्टल रो, इसका नाम इन्होंने जो दिया था, क्या दिया था, पीरियड। तो टोटल जो है इसके टाइम में जो ग्रुप और पीरियड्स की हम बात करें तो टोटल कितने ग्रुप थे, 9 ग्रुप थे इंक्लूडिंग 0। और इन्होंने जो ग्रुप को अरेंज किया था 0, 1, 2, 3, 4, 5th, 6th, 7th, 8th, ये था। तो पीरियोडिक टेबल में हम यूं कह सकते हैं, मेंडलीव के अकॉर्डिंग दिस पीरियोडिक टेबल वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सजेस्टेड बाय मेंडलीव इन 1869। अकॉर्डिंग टू हिम total number of elements are arranged in Mendeleev periodic table is 63. Similar elements are placed in same vertical column which is also known as group, and elements are arranged in increasing order of atomic mass in a horizontal row which is known as period.
जो हॉरिजॉन्टल रो में प्लेस्ड किया था, इसे तो इन्होंने नाम क्या दे दिया, पीरियड का दे दिया, और जो कॉलम था उसका नाम दे दिया इसने ग्रुप का। तो जो ग्रुप और पीरियड की हम बात करें तो इसके टाइम में टोटल जो ग्रुप थे कितने थे, 9 ग्रुप थे बच्चों, टोटल 9 ग्रुप थे। और जो पीरियड थे टोटल वो कितने पीरियड थे, 7 पीरियड थे। तो बच्चों ये मेंडली पीरियोडिक टेबल की बात थी। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल भी जो है 63 एलिमेंट पे था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, टेबल के बीच बीच में जैसे गैप छोड़ दिया था, सम वैकेंट स्पेस। ये किस लिए छोड़ रखा था कि यहाँ पे नए एलिमेंट की खोज होगी, न्यू एलिमेंट्स आएंगे, न्यू डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आएंगे। तो इन्होंने अदर कलीग्स को चैलेंज किया था कि इन फ्यूचर जो है आगे एलिमेंट्स की खोज होगी और उस एलिमेंट्स को फिलअप कीजिए, क्योंकि इन्हें डर था बच्चों कि कहीं इसकी लिमिटेशन फिर से ना आ जाए। क्योंकि अभी अभी आपने देखा था डोबे राइनर आया, उसकी लिमिटेशंस आ गई थी, फिर न्यूलैंड्स आया, उसकी भी लिमिटेशंस आई थी। तो लिमिटेशंस तो इसकी भी आनी थी। तो इसीलिए माइंड को डेविएट करने के लिए, औरों का दिमाग भटकाने के लिए क्या किया, अपना टेबल तो बनाया था, टेबल में इन्होंने 7 पीरियड और 9 ग्रुप दे दिए थे, और उस ग्रुप और पीरियड के बीच बीच में जैसे ये एल्यूमिनियम था, एल्यूमिनियम के आगे एक वैकेंट स्पेस छोड़ दिया, ये जर्मेनियम था, जर्मेनियम के आगे का वैकेंट स्पेस छोड़ दिया। और फिर यूं कहा गया था कि आगे आने वाले टाइम में इन फ्यूचर यहाँ पे नए एलिमेंट्स की खोज होगी और वो एलिमेंट फिलअप करना है। तो सभी साइंटिस्ट का दिमाग कहाँ गया, इस वैकेंट स्पेस पे। इसकी कमी तो कोई निकाल ही नहीं रहा था, किस टेबल के अंदर क्या कमी है। तब बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब रिसर्च किया तो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स ही नहीं मिल रहा था। फिर इनसे पूछा कि चलो भाई कोई बात नहीं, एलिमेंट्स तो खोजोगे, आप इसका नाम तो बता दो कौन सा एलिमेंट्स आएगा। तो इसने बताया था कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएगा वो होगा इक्का एल्यूमिनियम। क्या होगा, इक्का एल्यूमिनियम। और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो होगा इक्का जर्मेनियम, इक्का जर्मेनियम। फिर आगे खोज हुए, एलिमेंट्स मिला ही नहीं। फिर कुछ नहीं कहा, चलो इतना तो हेल्प करो कि इसका मास बताओ, मास बता दो। तो अब एल्यूमिनियम, इनके आगे जैसे ये फॉस्फोरस। तो अब इन्होंने जो खाली छोड़ रखा था तो इन्होंने यूं बता दिया कि यहाँ पे जो एलिमेंट जो खोज होगी उसका मास जो होगा 28 होगा। और बाद में जब एलिमेंट्स की खोज हुई थी तो उसका मास सही में 28 पाया था। बट वो एलिमेंट जो इक्का एल्यूमिनियम नहीं था, वो यहाँ पे सिलिकॉन की खोज हुई थी। इतने तो इसे नोबेल प्राइज मिल ही गया था। सिलिकॉन तो यहाँ पे डिस्कवर था ही। हाँ, सिलिकॉन तो था यहाँ पे। हाँ, सिलिकॉन तो था यहाँ पे, लेकिन इन्होंने खाली वैकेंट स्पेस छोड़ा था। वो इसलिए कि चलो यहाँ पे इन फ्यूचर खोज होगी, अपना टेबल जो बनाया था, औरों का माइंड डेविएट करने के लिए। तो बाद में जब डिस्कवर हुई एलिमेंट इसकी जगह पे दूसरे एलिमेंट्स के, ये सही जो टैबुलेट किया जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो जब टैबुलेट किया गया था तो उस टाइम में खाली स्पेस के बारे में पूछा था, क्यों खाली छोड़ा गया, बोले यहाँ पे नए एलिमेंट की खोज होगी। तो बाद में नोबेल प्राइज तो इसे मिल ही गया था। और फिर इनसे पूछा गया था कि ये इक्का का क्या मतलब है। तो इन्होंने क्या किया था, इक्का जो है ना एक संस्कृत का वर्ड लिया है। इक्का जो है एक संस्कृत का वर्ड है, संस्कृत का वर्ड है, और जिसकी मीनिंग होती है नेक्स्ट। ठीक। अब जैसे मान लो कि एक लाइन में 5 बच्चे बैठे हैं, एक का नाम मुझे पता, दूसरे का नहीं पता। कई बार हम कहते हैं ना कि पारस के आगे जो बैठा है, तब उसका नाम ये नहीं है ना आगे, तो आगे खोज होगी तो नेक्स्ट वर्ड के लिए उन्होंने इक्का यूज किया था। तो इस टेबल के जो ये मेन बातें थी, मेंडलीफ ने इसलिए अपने टेबल को टेबुलेट करने में ये खाली स्पेस छोड़ा था ताकि औरों का माइंड इसी पे जाए। बाद में इसे गलत हो गया था तो फिर इसकी लिमिटेशंस आ गई थी। तो मेंडलीफ के सबसे मेन जो पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट्स है कि इन्होंने क्या किया था कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। दूसरी बात है कि जो सेम एलिमेंट्स है उनको इन्होंने वर्टिकल कॉलम में प्लेस्ड कर दिया, जिसे हम बोलते हैं ग्रुप। फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में
इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंज कर रहा था, तो ये हॉरिजॉन्टल रो जो तैयार हो रहा था, इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते थे, तो उसका नाम इन्होंने दे दिया था पीरियड्स। तो ये ग्रुप और ये पीरियड। ग्रुप टोटल कितने थे? 9 ग्रुप, 0 to 8, और पीरियड थे टोटल 1 to 7। और जो ये मेंडली पीरियोडिक टेबल जो अरेंज किया था बच्चों, जैसे मान लो सपोज करो कि इसमें आ गया था लिथियम, इसमें आ गया सोडियम, तो ये जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखा गया था, ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बेस पे रखा था, कुछ इस तरह से। जैसे ये है R2O, तो मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? 2, तो ये R2, तो ये ऑक्साइड जो बना था R2O। इट मीन्स इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, सबकी जो ऑक्साइड बनेगी वो ये है Na2O, सोडियम ऑक्साइड। लिथियम है तो Li2O, लिथियम ऑक्साइड। पोटासियम आ गया तो K2O, पोटासियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के बेस पे भी इन्होंने ग्रुप बनाया था। ऑक्साइड सेकेंड ग्रुप की अगर हम बात करें, सेकेंड ग्रुप में जैसे RO, ये आ जाएगा इसमें बेरिलियम, फिर है मैग्नीशियम, है ना। तब इसकी जो ऑक्साइड बनेगी वो है बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, RO। इनको देखो, इनको यूं देखो बच्चों, जैसे इन्होंने जो ग्रुप बनाया था, एक तो ये था इसका R2O, दूसरा जो बना था ये है RO। इसमें वैलेंसी सबकी क्या होती थी? 2। तो अब इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्टियम, बेरियम, तो अब इसमें जो भी ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, वो ऑक्साइड क्या था? यदि ऑक्साइड्स की हम बात करें तो ऑक्साइड में बेरिलियम बना रहा था BeO, बेरिलियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम की देखोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, कैल्शियम की देखोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ग्रुप जो है वो है R2O3, ये है। तो R2O3 में इस ग्रुप में जो आया था ये बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे एलिमेंट्स आने थे। तो अब जैसे बोरोन है तो ये जो ऑक्साइड बना रहा था, ये बना रहा था B2O3। एल्यूमिनियम है तो Al2O3। ऐसे नेक्स्ट ग्रुप जो था वो था RO2, ये कार्बन, ये सिलिकॉन, फिर उस टाइम में जो यहीं पे छोड़ रखा था इक्का जर्मेनियम, आगे सिलिकॉन, आगे जर्मेनियम आ जाएगा। तो अब इसमें जो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? CO2, SiO2, RO2 हो गया। फिर इनके बाद नेक्स्ट जो है वो है R2O5, फिर RO3, फिर R2O7, और लास्ट में ये है RO4। तो अब जो है इस ग्रुप में जैसे आ जाए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तब ये जो कंपाउंड बनाएगा ऑक्साइड क्या बनाएगा? N2O5 या P2O5। बस एग्जांपल के लिए समझा रहे हैं कि ये ऑक्साइड बेस पे कैसे इन्होंने 8 में अरेंज किया था। फिर इसी तरह से इसमें RO3 की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे है ऑक्सीजन, फिर है सल्फर, सेलेनियम एटसेट्रा। तब इसमें ऑक्सीजन जो बनाएगा ये बनाएगा O3, सल्फर SO3। इस वाले में ऑक्सीजन की जगह ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है ब्रोमीन। अब इनकी अगर हम बात करें तो ये क्या बनाएगा बच्चों? Cl2O7। इसी तरह से और जो 8th ग्रुप में आया हुआ था, 8th ग्रुप में इकट्ठा ये था फेरस, कोबाल्ट और ये निकल। तो इन सब का जो कंपाउंड होता था ये RO4, मतलब क्या है कि FeO4 के केस में निकलेगी।
तो बच्चों ये ऑक्साइड पे अरेंजमेंट है। R2O, जैसे इधर बेरिलियम, इससे पहले जैसे ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटासियम है, ऐसे ही होगा। तो इसमें ये ऑक्साइड बनेगी। एक तो ये ऑक्साइड पे बेस्ड रखा, और दूसरी बात हाइड्राइड पे भी। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन के साथ जैसे रिएक्शंस करेगा तो ये बन जाएगा हाइड्राइड। अब H के साथ लिथियम जब रिएक्शंस करता है तो क्या बनाएगा ये, लिथियम हाइड्राइड, LiH। ठीक, LiH, लिथियम हाइड्राइड। सोडियम के साथ रिएक्शंस करेगा तो सोडियम हाइड्राइड। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ करेगा तो क्या बनेगा, MgH2, मैग्नीशियम हाइड्राइड। कैल्शियम के साथ कैल्शियम हाइड्राइड। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल जो अरेंजमेंट थे ना, वो किस बेस पे, एक तो ऑक्साइड के बेस पे और दूसरे हाइड्राइड के बेस पे। 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया था और ऑक्साइड और हाइड्राइड के ऊपर बेस्ड कर दिया था। एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनकी सबकी हाइड्राइड सेम होगी। जैसे मान लो इसी से हम लेते हैं तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करके ये बनाएगा NH3। फॉस्फोरस का करोगे PH3। तो बच्चों ये वैलेंसी के अकॉर्डिंग मेंटेन है। इस वाले ग्रुप की वैलेंसी +1, इस वाले की वैलेंसी +2, इस वाले की वैलेंसी +3, और इस वाले की वैलेंसी ±4, और इस वाले की वैलेंसी -3, और इसकी वैलेंसी -2, और इसकी वैलेंसी -1। तो इस तरह से वैलेंसी के अकॉर्डिंग अरेंज किया था मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल की जो मेन एडवांटेज थी वो किस बेस पे थी, हाइड्राइड पे भी फिट था, ऑक्साइड पे भी फिट है, 63 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। दूसरी एक और बात थी कि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे सबकी प्रॉपर्टी सेम थी, उसे ग्रुप का नाम दिया। और फिर पीरियड में क्या था कि नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम होते थे। जैसे ये लिथियम है बच्चों, लिथियम की एटॉमिक नंबर कितनी है, 3 है, तो 2 और 1। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं लिथियम में, 2। बेरिलियम की 4 है तो 2 और 2। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने हैं, 2। बोरॉन में देखोगे, बोरॉन में 5 है तो 2 और 3। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे, 2। तो एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होगा, सेम होंगे। तो इसे इन्होंने पीरियड का नाम दिया था। यही थी मेंडली पीरियोडिक टेबल। बट ये टेबल ज्यादा दिन तक नहीं चली, इसकी भी लिमिटेशंस आ गई थी। तो बच्चों ये मेंडली पीरियोडिक टेबल और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव अभी आपने देखा आज की लेक्चर में। तो आज की लेक्चर यहीं पे मैं फिनिश करना चाहूंगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी इस वीडियो को ठीक से देखें, सही तरह से समझे, फिर भी कोई डाउट आए तो कमेंट करके जरूर पूछें और आपकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो बच्चों ये जो है चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, इस चैप्टर को अच्छी तरह से जो इनसे पहले जो वीडियो अपलोड किया गया है उसको अच्छी तरह से एनालाइज कीजिए और फर्स्ट वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि यदि फर्स्ट वीडियो आपने स्किप कर दिया तो नेक्स्ट में प्रॉब्लम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।